आप सभी हमारे आदरणीय सीनियर्स एवं प्यारे जूनियर्स का इस आभासी संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह से एक नई सीरीज शुरू की है जिसका टाइटल है टेस्टिमोनी विद हॉस्टलर्स, ट्रू स्टोरी ऑफ कोविड-19 वॉरियर्स। इसके तहत हमारे बीच के बहुत सारे भाई बंधु जो हैं कोविड-19 में जो से अफेक्टेड हुए थे, उसके बाद वो वहां से ठीक होके आए तो अपने अनुभव यहाँ शेयर करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचे रहे, मैक्सिमम लोग बचे रहे, वो भी अपना अनुभव शेयर करते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप उठाए कि उनको ऊपर इस महामारी का प्रकोप नहीं आया। और बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो एक बहुत जिम्मेदारी पोजीशन पे हैं और जिनका समाज के प्रति बहुत सारा जिम्मेदारी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाई है और निभा रहे हैं, तो वो भी अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो आज हमारे जैसे चेयरमैन हैं डॉक्टर पीके जैन सर, और हमारे साथ हमारे भीष्म पितामह जीपीएस पटेल सर हैं। इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अपने बीच पेंटसे सर हैं, आपको सर बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी के आशीर्वाद से हम ये संगोष्ठी आयोजित कर पा रहे हैं। और सभी का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, इसमें टाइम जाएगा। साधु सर हैं, अमर वगैरह हैं, डीपी पटेल सर हैं, वर्गीस सर, ये सब लोग जुड़ते हैं। और सर आज के हमारे स्पीकर हैं नितिन कुलकर्णी सर। इनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं अमर साहू को बुलाना चाहूंगा कि अमर साहू सर के बारे में बताएं। सर का थोड़ा सा बायोग्राफी जिससे हम सबको मालूम चले। अमर, अनम्यूट करो अपने आप को। सभी के लिए गौरव का विषय है कि डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी अभी चर्चा हुई थी। सारे लोगों ने कहा कि आप जब दूसरे बच्चे पर मैं उनके फेस को देखकर कहा कि 98 to 5 के बैच के अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। मैं अपार्टमेंट से नवा होने का बटन दिया हुआ है और जैसा कि उनकी योग्यता है हम लोग सभी को गर्व करना चाहिए। आज डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी डायरेक्टर की पोस्ट में रांची में भारतीय वन उत्पादकता संस्थान में कार्यरत है और हम हमारे सभी हॉस्टल छात्रावासी परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। साथ ही साथ उनके बारे में, सर के बारे में इतना कहा करना है। डॉक्टर कुलकर्णी जी ने स्नातकोत्तर और पीएचडी के बाद जबलपुर से किया। हेलो, शोध पत्र, संशोधन पत्रिका, परियोजना रिपोर्ट इत्यादि सबका प्रकाशन हो चुका है। और बाकी आगे के लिए मैं डॉक्टर थैंक यू अमर, थैंक यू। और वैसे सर के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। और जैसे अमर ने बताया, सर हमारे यहाँ 85 बैच के हैं। सर ने एमएससी जूलॉजी से किया है, जैसे अमर ने बताया। और फिर सर ने पीएचडी किया है यूटीडी से। छात्रावास में रहे हम लोग, सर के साथ काफी समय बिताते थे। और सर को मतलब ये तो सभी लोग मान ही रहे हैं कि सर जैसे उस समय दिखते थे आज भी दिख रहे हैं। ये सर का मतलब एक क्या सीक्रेट है, सर बताएंगे। और इस समय सर डायरेक्टर हैं, जैसे हमने बताया, रांची में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और आज सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में आपका डिपार्टमेंट समाज के लिए क्या कर रहा है और आप लोग पब्लिक के बीच में रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और मतलब उसमें क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं कि आप हम सब बचे हुए हैं तो और हम अपने को और स्ट्रेंथन करें। इसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट किया था। तो सर प्लीज आए अपना हम लोग अपने ज्ञान से अवगत कराएं। सर प्लीज। थैंक यू मथुरेश भाई। हमारे आज के इस मीटिंग के चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन साहब जैन फ्रेंड से सर मैं देख रहा हूँ यहाँ लिस्ट पे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत हमारे फ्रेंड्स हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और बहुत आनंद हुआ यहाँ पर सभी को एक साथ मिलकर। पहले भी मैं इस तरह के प्रोग्राम्स पे मथुरेश भाई के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं सीरीज, उसमें शामिल हो चुका हूँ, लेकिन कई बार टाइमिंग की वजह से नहीं हो पाया, उसलिए मैं अपने ओर से क्षमा करती हूँ। जहाँ तक हम लोगों ने जैसे चर्चा की कि सभी को मालूम है, सब लोग जानते हैं, सब पहचानते हैं। मेरी भी एक प्रबल इच्छा भी है कि कभी फिर से मौका मिले तो हम लोग एक एलुमनी प्रोग्राम इस तरह का आयोजित करके कभी जबलपुर में फिर से एक जगह
एकत्रित हों, आगे पीछे मतलब उसको भी सोचें जब कभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जहां तक मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, इसके पहले कि हम लोग आज की इस परिस्थिति पर चर्चा करें। जो खासकर हमारे जूनियर भाई हैं, जैसे मथुरेश ने कहा कि कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो बाद के मेंबर्स हैं, जूनियर मेंबर्स हैं जो नहीं जाते हैं। साइंस कॉलेज में हमने 86 में एमएससी कंप्लीट किया और उस दौरान हॉस्टल में रहते हुए किया। बल्कि 84 से 85 तक तो मैंने बाहर डे हॉस्टल बाहर रहते हुए किया, डे स्कॉलर रहते हुए। लेकिन 85 में मैं हॉस्टल में आया, साइंस कॉलेज हॉस्टल में। कमरा नंबर 57 मुझे आज भी याद है, और अगर आज भी वहां से कभी से निकलता हूँ तो अपने कमरे को दूर से जरूर देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो दिन वास्तव में लाइफ के ऐसे दिन हैं जो हमेशा हर किसी को याद रखना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें कि आज शायद वही सब एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लोगों ने अलग अलग तरह के देखे हैं, कि आज की विकट परिस्थिति में भी हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके एक जगह पे बैठ पा रहे हैं। शायद एक तरह का, जब कभी आप सोचेंगे उसको, तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इस तरह की सिचुएशंस में भी जीत कर आगे आने की प्रेरणा देते हैं। 86 के बाद में जब मैंने यूटीडी से प्रोफेसर एस.टी. पाठक साहब के अंडर में ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आया। वहां पर भी हमारी लगभग, मैं वहां फिर 92 तक रहा। और संयोग की बात है कि उसी समय मेरा वहां पर पुराने, आप लोग नाम जानते होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट्री, एक इंस्टीट्यूट था गवर्नर जी के पास, जिसका नामकरण बाद में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के रूप में 92 में हुआ। और मैंने वहां पर बतौर वैज्ञानिक 92 में ज्वाइन किया था। तो मैं बहुत दूर नहीं था, हालांकि उसके बाद कई वर्षों तक मैंने जबलपुर में ही रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन इधर यहाँ पर 2018 से मैं वन उत्पादकता संस्थान रांची में बतौर डायरेक्टर या निदेशक, जहाँ मेरा जिसको हम लोग कहते हैं डेपुटेशन पर मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और लिमिटेड पीरियड का डेपुटेशन है। फिर मेरी इच्छा भी ये है और आगे होना भी यही है कि मुझे वापस फिर जबलपुर ही आना है, और वहीं मकान भी है, वहीं सेटल होना है, और वहीं पे फिर से मैं हम लोग सब लोग फिर से मिले और एक जगह कहीं मुलाकात भी हो तो बहुत अच्छा है। ये तो रही हमारी पुरानी यादें, और आज बहुत सारे चेहरों को यहाँ देख के, और ये भी सही बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर रियल लाइफ में आपको एक जो फाइटिंग स्पिरिट अगर मिलता है तो वो हॉस्टल में अलग अलग प्रकार के स्वभाव के लोगों के साथ रह के अलग अलग अच्छाइयां सबकी ग्रहण करने का मौका जो मिलता है, उसमें मुझे लगता है कि आप सभी को भी लगा होगा। इसीलिए आज सब लोग आज यहाँ जुड़े भी हैं कि लाइफ को फाइट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर किसी को मिला, और यही आपसी प्रेम है जो आपस में हमें बांध के रखता है। पिछले वर्ष 2020 से जो ये विपदा हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं, वास्तव में यह मेरे ख्याल से मानव समाज की सबसे बड़ी त्रासदी रूप में हम इसको कह सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेंचुरी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हमारे ख्याल से हम लोगों के जनरेशन में कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा जो बहुत सीनियर्स हैं, लेकिन अदरवाइज जो पहले प्लेग और कॉलरा जैसे प्रॉब्लम्स आए थे जो चूहों की वजह से, वो भी लगभग 1 सैकड़ा वर्ष हो गए, और हमारी जनरेशन ने तो इस तरह की पेंडेमिक नहीं देखी थी। नई जनरेशन की तो बात छोड़ ही दें। और ये इसलिए एक बहुत बड़ा दुखद अनुभव रहा, मैं इसको सुखद तो नहीं कहूंगा, ये बहुत बड़ा दुखद अनुभव रहा। पिछले वर्ष हालांकि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत ही तत्परता से, क्योंकि मैं केंद्र सरकार के संस्थान में काम करता हूँ, हमारा वन उत्पादकता संस्थान जो है वो पर्यावरण एवं वानिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो हम लोग नॉर्मली गवर्न होते हैं केंद्र सरकार के रूल्स के द्वारा। 2020 में जब हम लोगों के ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी उत्पन्न होना शुरू हुआ, तो जो समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा आदेश हम लोगों को प्राप्त होते थे, उसका हम लोगों ने पूर्ण रूप से पालन किया। बल्कि वैयक्तिक रूप से पर्सनली भी, और मेरे कार्यालय में भी जहां तक हमने संभव हो काफी प्रयास किए कि उसको व्यवस्थित रूप से हम लोग लागू करें। जैसे क्योंकि
हम लोग सभी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो बताओ निदेशक, मेरे पास एक जिम्मेदारी भी थी कि हम लोग कैसे, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग सर्विसेज में होते हैं, सभी लोग किसी न किसी प्रकार की सर्विस में या सभी लोग अपने किसी प्रकार के सर्विस में हैं, हम सभी जानते हैं कि दोनों फ्रंट्स में बैलेंस रखना एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि पिछले वर्ष भी सभी कार्यालय पूर्ण रूप से कभी बंद नहीं हुए, कार्य चलते रहे हैं। केवल कुछ पीरियड जो था जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड था, उसके अलावा हमेशा लगातार कार्य चलता रहा है और पहले 50% अटेंडेंस के साथ में, स्टैगर्ड अटेंडेंस के साथ में हम लोगों ने कार्य किया है। लेकिन यह भी सही है कि पिछले वर्ष की तुलना में सेकेंड वेव हमारी इस पर आई है 2021, और हम लोगों ने, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न केवल परिवार के दूरस्थ रिश्तेदारों में, बल्कि दोस्तों में से भी लोगों को हमने खोया है, बल्कि संस्थान के भी कई हमारे सहयोगी थे, साथ में काम करने वाले, उन लोगों को भी हम लोगों ने काफी लोगों को इस वर्ष खोया है। मैं अपने और अधिक चर्चा करने के पहले, अनुभव शेयर करने के पहले, उन सभी को जिनको मैं जानता हूँ, जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, और उनको भी जिनको मैं नहीं जानता, जो लाखों की संख्या में हमारे देश के नागरिक हमारे हैं, उनको मैं सभी को श्रद्धांजलि भी यहाँ पर देना चाहूंगा आपके हमारे इसी मंच पे। विशेषतः इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष जब से यह दूसरी लहर यहाँ पर आई है, उसमें एक तरह से जरूर कहर बरपाया है। हम लोगों का रांची में या झारखंड में शुरू में तो प्रतिशत काफी कम रहा, अगर हम मुंबई और दूसरे शहरों की तुलना में देखें तो, लेकिन बाद में ये काफी बढ़ा। यहाँ पर भी लगभग संख्या 7,000 और 8,000 इस छोटे से शहर में भी बढ़ गई थी, और खतरा बहुत ही जबरदस्त था। और कई बार तो ये नौबत हो गई कि बाहर निकलने के पहले सैकड़ों बार हम लोगों को भी सोचना पड़ा यहाँ पर, जैसे अन्य शहरों में स्थितियां थी। इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो प्रयास किए वो जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, जिसका भाई ने भी जिक्र किया था कि हम लोग ये बताएं कि कैसे हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया। देखिए, हर एक ग्रुप का, हर सोसाइटी का, हर समाज में, हर एक इंडिविजुअल का अपना योगदान है कि हम लोग कैसे इस तरह की पेंडेमिक में भयावह स्थिति से अपने आप को और अपने समाज को बचाए रखें। सबसे बड़ा वैयक्तिक रूप से, पर्सनली अगर हम लोग देखें योगदान, तो सबसे पहले तो हमारा खुद का मास्क पहनना। इस बार मैंने शुरू से इंश्योर किया कि मैं डबल मास्क लगातार यूज करता रहा, और एक हमने फेस शील्ड लिया हुआ है, फेस शील्ड लगातार लगाए रखे। कार्यालय तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे समय जबकि लॉकडाउन इफेक्ट था, सेंटर ने पूरी बार लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन सेंटर के आदेश आप लोगों ने अगर सुने होंगे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह से इस महामारी को कंट्रोल किया जाए विभिन्न राज्यों के सहयोग से। और जब जिस तरह के भी आदेश निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहे, हम लोग उसका, मैंने संस्थान में खासकर उसको बहुत ही कड़ाई से उसका पालन करवाया। विशेष रूप से हमारे एक संस्थान में एक पूरा 25 हेक्टेयर का एक पूरा कैंपस है। कैंपस में एक गेट है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स या जितने भी हमारे ऑफिस के कर्मचारी लोग जब भी यहाँ आते थे, उनका हम लोगों ने गेट पर ही कोशिश किया कि सैनिटाइजेशन की प्रोसेस बहुत स्ट्रांग रखी। और मैंने वहाँ कैमरे लगाए हुए हैं, मैं खुद मॉनिटर करता था ऑफिस टाइम में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती से कभी कोई छूट जाता हो और बिना सैनिटाइजेशन के और थर्मल स्कैनिंग के आ जाता हो। तो और साथ में जो हमारे सहयोगी अधिकारी थे, उनको भी कड़ाई से निर्देश दिए कि अगर किसी में इस तरह के लक्षण दिखते हैं या टेम्परेचर दिखता है, तो उनको अनुरोध के साथ में वापस भेजा जाए या फिर उनकी जानकारी वरिष्ठों को दी जाए, जिससे कि हमारे कैंपस में किसी प्रकार का इस तरह का प्रकोप कम से कम हम फैलने की जगह या फैलने की वजह न बने। सारी प्रिकॉशंस ली गई। कैंपस को हम लोगों ने हफ्ते में 3 बार, अब आप ऐसे पेशेंट को खुद लेके भागदौड़ भी नहीं कर सकते हैं, और उनको आपको सहयोग भी करना है। इन सब काम में कैसे बैलेंस करना है, कई बार हमने ऐसे केसेस में लोगों से ये भी कहा कि आप पैसे की चिंता मत करो, जब भी आप ठीक हो जाओगे उसके बाद दे देना। और यहाँ तक कि यहाँ भी जिस तरह से हर जगह मुसीबत थी, यहाँ पर रांची में भी इस तरह की प्रॉब्लम थी कि बेड्स नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बेड्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी पहले। अब तो सारी स्थितियां फिर भी सब काफी नॉर्मल हो गई है, नंबर ऑफ बेड्स भी बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल ने खुल गए हैं, ये हर जगह की स्थितियां हैं। लेकिन जब शुरुआत में ये सेकेंड दौर का ये जो दौर आया था, उस समय हमारे कई जगह पर बेड्स की उपलब्धता बिल्कुल नहीं थी। मुझे प्रशासनिक तौर पर झारखंड गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं,
सेक्रेटरी हेल्थ साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। प्रशासनिक तौर पर उन्होंने उस चीज को माना और जितनी बार हमने उनको हेल्प की मांग की, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एम्बुलेंस भिजवाकर इनको, हमारे जो सहयोगी हैं उनको एडमिट करवाया। उनको एडमिट करवाकर उनका बाकायदा इलाज हुआ और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आज 15 से 20 दिन बाद वो लोग अपने अपने घर पर अकुशल हैं और क्वारंटीन हैं। मेरा अंत में मैसेज यही है कि हमने कोई बहुत ऐसी रॉकेट साइंस नहीं अपनाया है, केवल जो सावधानियां हमको रखनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल तौर पर हमें आपस में जो मास्किंग है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, 2 गज की दूरी है, जिसको आजकल तो हम लोग कह रहे हैं कि 10 फीट होना चाहिए। इस पूरे दौरान पिछले 2 साल में हम लोगों के ऐसी, मेरे ख्याल से संस्थान में लेबोरेटरीज को छोड़ के कहीं नहीं चले। मैंने जब आपस में हम लोग चर्चा करते थे तब भी इस चीज को बताया, हम लोग सभी लोग आजकल सोशल मीडिया से भी काफी चीजें जानते रहते हैं, हम जानते हैं कि बंद कमरे में नहीं बैठना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। तो वही सब चीजों का पालन किया, सैनिटाइजेशन फॉलो किया, क्वारंटीन फॉलो किया, सेल्फ आइसोलेशन किया और जिस किसी हमारे सहयोगी को कार्यालयीन सहयोगी को आइडेंटिफाई हो जाता था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, हमने उसकी सीट ही नहीं बल्कि उस कमरे को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया सैनिटाइजेशन के बाद में। तो कई बार ऐसा होता था कि साहब अगर उसको रूम बंद कर दिया तो बाकी सहयोगी कहाँ बैठेंगे, तो मैंने कहा बाकी सहयोगी नहीं बैठेंगे कोई बात नहीं, वो सेल्फ क्वारंटीन रहें क्योंकि उनको वैसे भी रहना चाहिए, साथ में हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कुल मिला के हमने इसको, हमारे संस्थान को कोरोना फैलने की जगह बनने नहीं दी। बस कोशिश किया कि यहाँ पर आदमी स्वस्थ आए, स्वस्थ जाए, और मुझे खुशी है कि हमारे निर्देशों का हमारे यहाँ के संस्थान के सभी साथियों ने भी पूरा पालन किया और इसकी वजह से आज की डेट में हमारे यहाँ सभी, वर्तमान में खुशी की बात है कि सकुशल। इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो जो आवश्यकताएं हैं वो हमने भी अपने स्तर पर काफी पूरी की। जैसे आज की डेट में हमारे इस संस्थान में 4 सेंटर्स में 4 जगह ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसमें हैंड्स फ्री सैनिटाइजेशन की प्रोसेस है। हमने फ्यूमिगेंट्स खरीदे हैं जिसमें 4 मशीनें खरीदी हैं जिसमें हर रोज पूरे कैंपस में सैनिटाइजेशन की प्रोसेस हम खुद करते हैं। 2-3 बार तो हमने नगर निगम से डाल दो ना। सर आवाज हेलो जी सर। हाँ उतरे जी आवाज। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो इस प्रकार से सारे हम लोगों ने मैनेज किया। संस्थान में फिलहाल सब कुछ सकुशल है, हम लोग भी सकुशल हैं और ऊपर वाले की कृपा से मुझे बहुत खुशी है आप सभी लोगों को देख के कि जो भी आज यहाँ बैठ पा रहा है वो जरूर या तो इन सब चीज से बचा हुआ है या इस सब से बाहर आ चुका है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी न किसी प्रकार से बाहर आ चुका है। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि न केवल हम, हमारा परिवार, आप लोग, बल्कि पूरा समाज इससे सुरक्षित रहे। और उसकी जो चाबी है वो यही है कि पर्सनल लेवल पे हम लोगों को अपने अपने स्तर पे जो सावधानियां बताई गई हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, अभी सभी को मालूम है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने से काफी सावधानियां बच सकती हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है बहुत तकलीफ होती है, मास्क में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तकलीफ बहुत कम है जब हम, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद की तकलीफ को समझे तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा सबसे कि इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग आगे भी पालन करें और ना केवल पालन करें, समाज को भी इसके बारे में सिखाते हुए हमारे राज्य सरकारों और अपने केंद्र सरकार का इसमें सीधी तरह से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहयोग करें, जिससे हम और हमारा देश पूरा इस प्रकार के पेंडेमिक से, इसके प्रकोप से बाहर आ सके। यही मैं हमारे यहाँ के ग्रुप्स में भी पर्कुलेट करता हूँ और यही मेरी अपेक्षा है कि हम लोग आज यहाँ सब बैठे हुए हैं, पुराने लोग, आप लोग भी सब इसी चीज का पालन कर ही रहे होंगे, परंतु अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज के बारे में जानकारी दें। मैं मानता हूं कि शायद मशरेश जी ने जो शुरू किया है सीरीज यूट्यूब में डालने का, इसका पर्पस भी यही होगा कि जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और समझें कि किस तरह से हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए जो कोई कोविड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने स्वयं भी दोनों वैक्सीन ले ली हैं, मेरे परिवार में भी सभी ने दोनों वैक्सीन के डोजेस ले लिए हैं। यथासंभव सभी को वैक्सीन जो भी उपलब्ध हो वो ले लेना चाहिए और जब भी उपलब्ध होगी जरूर लेना चाहिए। हमारे 130 करोड़ के 1 अरब 35 करोड़ के देश में रातों रात 2 महीने में वैक्सीनेशन जो लोग सोच रहे हैं कि हो जाना चाहिए,
ये वही जाने कैसे प्लानिंग है उनकी। इतना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग आज कई देशों से की टोटल पॉपुलेशन से डबल या ट्रिपल की संख्या में ऑलरेडी वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और रिकॉर्ड टाइम में। मैं पर्सनली भी, और मैं तो इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि साहब हम किसी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे लेकिन सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की है, तो वो गलत है। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए देखने पड़ेंगे, हम अपने ओर से योगदान कैसा कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा, चाहे आप इंडिविजुअल के तौर पे देखें, या प्रशासक के तौर पे देखें, या टीचर के तौर पे देखें, फैमिली के हेड्स के तौर पे देखें। इन सब बातों का इस पर डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ेगा। अंत में मुझे पुनः मैं कहना चाहूंगा, बहुत खुशी है, और आप सभी लोगों को से भी यही अपेक्षा है, पूरे समाज से यही अपेक्षा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए, टीका लगाते हुए सुरक्षित रहें, जिससे कि हम लोग आगे आने वाले समय में इस तरह की मीटिंग्स बार बार कर सकें, और ना केवल इस तरह की दूरस्थ मीटिंग, या जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्चुअल मीटिंग करें, बल्कि हम लोग मिलें वहां पर, फिजिकली एक जगह मिलें, और फिर से शायद जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हॉस्टल डे फिर से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी कुछ नई चीजें बताई। और सर मैं आपको बताऊं, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि आपका इंस्टीट्यूट, आपका संस्थान कोविड-19 के इफेक्ट से बचा रहा, आप बचा पाए सर। काफी इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी होगी, मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि अपने आप को हम बचा रहे हैं। आप तो कम से कम 400-500 लोग हैं, उन सबको आप और 400-500 लोग, वो केवल यही की बात नहीं थी, बल्कि हमारा एक हमारा सेंटर सुकना में है था, कि केवल यही की बात नहीं थी, बल्कि हमारे 5 कैंपसेस हैं, जिसमें एक सुकना है दार्जिलिंग में, पटना में, हाजीपुर में है, इसी तरह से मांडर करके एक जगह है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, वहां पे है, एक चंदवा नाम की जगह पे है। हर जगह का स्टाफ है, हर जगह का मैनेजमेंट। थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता था, मैं कई बार सैटरडे संडे भी ऐसा कम हो पाया कि मैं बैठ पाया हूँ, बल्कि लोगों से ग्रुप में, मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और लगातार जानकारियां लेता रहता था। तो ये बहुत जरूरी है इसमें कि कई बार ऐसी स्थितियां आई कि हमारे पास जो गेस्ट हाउस है उसमें लोगों ने अनुरोध किया कि साहब हमको रुकने दीजिए। कई बार प्रशासनिक प्रेशर भी बहुत आया कि अरे आपको ये फैसिलिटी है तो ये अवेल करवाइए, पर हमने गेस्ट हाउस कंप्लीटली बंद कर दिया। मैंने इस पूरे 3 महीने, मेरे ख्याल से जब से ये शुरू हुआ है अप्रैल की शुरुआत से, तब से हमने हमारे गेस्ट हाउस का अलॉटमेंट टोटली बंद हुआ है। रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लेकिन हमने बिल्कुल अलॉटमेंट बंद कर दिया, क्योंकि जितना हम लोग बाहर से करने का प्रोग्राम शुरू रखेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। और सारी मीटिंग्स, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक्चुअली मैं फिर से शुरू हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी मीटिंग्स किसी भी कार्यालयिक काम को ना रोकते हुए, किसी भी कार्यालयिक काम को ना रखते हुए पूरे टारगेट्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा सहयोग है हमारा आज की ये इंटरनेट व्यवस्था और वर्चुअल मीटिंग की व्यवस्था। यहाँ तक कि इंटरव्यूज भी हमने जो आवश्यक थे, जो लेने थे, जो जरूरी थे, वो वर्चुअल मीडियम के थ्रू लिए। मीटिंग्स वर्चुअल मीडियम के थ्रू हुई। कॉन्फ्रेंसेस जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उस तरह से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी वर्चुअल मीडियम के थ्रू हुई। और मैं रियली हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का और गवर्नमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर ये सब नहीं होता तो शायद हमारी वर्किंग, आज हम लोग कुछ और कह रहे होते, ये नहीं, इतने खुश शायद नहीं होते कि हम लोग इतना सब कुछ करके भी आज पीछे नहीं है। सारे कार्य हो रहे हैं अपने आप को बचाते हुए भी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर पुनः। सर वैसे हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं कि हम में से ही कुछ लोग, आप जैसे लोग समाज सेवा में लगे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें हॉस्टल की जो अपब्रिंगिंग है वही काम आ रही है वहीं का। और सर ये वेबिनार जो हमने आयोजित करना शुरू किया है, इसके प्रेरणा स्रोत हमारे छात्रावासी छात्र ही है। इस समय सर केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल सर, जिनके ही कारण, और सर मैं आपको बता दूं, हम लोग उनके ही कारण हर साल दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास, जो 25 दिसंबर के पहले का संडे है, उसमें बेड़ा घाट में मिला करते थे। और ड्यू टू कोविड-19 ये 2 साल से हम नहीं, पिछले साल नहीं मिले, शायद इस साल शायद मिले। ये अपने साथ पीके जैन सर हैं और ये लोग प्रेरणा हैं इस गेट टुगेदर के, तो हम लोग मिलते थे सर। और सर आपकी बात एकदम सही है कि हम सबको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, और हम लोगों ने लिया भी है, बहुत से लोगों ने डबल डोज भी ले लिया है, और जिनका टर्न आया है उन्होंने अपने अपने साथ वैक्सीन लेते जा रहे हैं। और यहाँ पर सर जैसे सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट सिस्टम का अनुपालन कर रहे हैं, तभी हम लोग सुरक्षित हैं और घर पे ही रहते हैं ज्यादातर, और घर से ही काम करना पसंद कर रहे हैं। जब तक कोई जरूरत नहीं होती,
एकदम इम्पोर्टेंट कि बाहर निकलना अनिवार्य है, जब भी हम लोग निकलते हैं, और हमें से लगभग सभी लोग सुरक्षित हैं। हाँ, कुछ जिनका फील्ड वर्क है वो थोड़े से कोविड की चपेट में आ गए थे, और कुछ साथियों को हमने खोया भी है अपने छात्रावास के। उन सबके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं, उन सबके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे। अब ये भरपाई तो नहीं हो सकती, अपूर्णी क्षति है, कभी इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और सर, मैं बड़ा गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम में से कई अपने छात्रावासी छात्र हैं, जो छात्रावासी बड़े भाई हैं, वो अपने छोटे भाइयों की अपने स्तर से पूरी मदद करते हैं और किया, जिसमें से एक नाम आता है आदरणीय रोहितास पाठक सर का। सर ने, मेरे ख्याल से मैं जिन 3-4 लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए उन्होंने रात दिन मतलब मेहनत करके अपने ऑफिस का या अपने अधिकारों का उपयोग करके काफी मदद की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम हो सकता है नहीं जानते हो, जो कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपकी बात सुन के। अब मैं अपने आज के मीटिंग के चेयरमैन आदरणीय श्री पीके जैन सर से अनुरोध करूंगा कि सर आज के वेबिनार के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, कंक्लूड करें। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, यदि किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात कहनी है, तो उसके बाद हम लोग उसमें आएंगे। तो आदरणीय पीके जैन सर प्लीज। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने कैमरा जरूर ऑन रखें पूरे टाइम। जी सर, अनम्यूट करिए सर। हाँ, धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले तो अभिनंदन करूंगा मैं कुलकर्णी जी का। अभिनंदन करना तो कृतज्ञता की साकार अभिव्यक्ति है। जो भी व्यक्तित्व अपनी क्षमता, योग्यता और कुशलता का उपयोग अपने समाज के हित में, संस्था के हित में करता है, निश्चित ही उनका अभिनंदन कर हम गौरवान्वित होते हैं। आज भाई कुलकर्णी जी की बातें सुनकर, उनके ज्ञान को जानकर और उनकी नेतृत्व क्षमता को समझकर हम गौरवान्वित हुए कि हमारे बीच के हमारे छात्र जहां भी हैं श्रेष्ठता हासिल कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि झारखंड में, रांची में छात्रावास का झंडा कुलकर्णी जी जिस हिसाब से लहरा रहे हैं, और निश्चित ही हम उनके इसी तरह उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि जिंदगी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हाफियां गुनगुन में बदल रही थी। क्या? जिंदगी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हाफियां गुनगुन में बदल रही थी। हमारी थकान दूर हो रही थी, चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। एकदम अचानक एक काली आंधी आई कोरोना के रूप में, जिसने हम सबके मन को छार-छार कर दिया। हम सभी के दिलों को तोड़ दिया। कैसी थी ये आंधी? आग तो नहीं थी, मगर तपिश थी। इस आंधी ने, कोरोना आंधी ने हम सबके बीच जो दूरियां बना दी, जो मन में भय उत्पन्न कर दिया, आने वाले, हेलो जी सुनाई दे रहा है सर। आ रही सर, आवाज आ रही है। आने वाले समय में, हाँ, आने वाले समय में हमें आशा ही नहीं, विश्वास है हम सब पर कि हम फिर अपने बीते हुए दिनों को आने वाले पल में जिएंगे। सब लोग मिलेंगे। जिस हौसला, जिस उम्मीद, जिस आशा, जिस उमंग, जिस उत्साह के साथ हमने जीवन जिया है छात्रावास में, वह उत्साह, वो उमंग, वो अपनापन कभी खत्म नहीं होगा। वही उत्साह, वही हौसला हमें आगे जीने के लिए जिंदा दिल बना के रखता है। यही हौसला हमको दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यही अपनापन आज हमको मिलने के लिए मजबूर करता है। मुझे विश्वास है कि छात्रावास में जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ समझा, जो कुछ जाना, वो एक एक क्षण, एक एक पल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी जीवन के हर क्षण में मधुर स्मृतियां हमेशा लिए रहेगा। ऐसी मधुर स्मृतियों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरों का हौसला अफजाई करते रहेंगे। आने वाला समय, ये ना समझना कि संकट इतनी जल्दी जाने वाला है। हो सकता है आने वाला पल, आने वाला समय हमें और संघर्ष के लिए प्रेरित करे। हमें उसके लिए भी सावधान रहना है, तैयार रहना है, और इसी तरह की सहयोग की भावना रखते हुए आने वाले समय का भी हम मुकाबला करेंगे। मुझे विश्वास है आप सब पर, सभी साथियों पर और आपके स्नेह पर कि हम निश्चित ही इसी तरह मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और डर
नाम की चीज उस समय भी नहीं थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। डर नाम की चीज उस समय भी हमारे पास नहीं थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो फिर कैसा डर, कैसा भय? हम निर्भय जब भी थे और निर्भय आज भी हैं। यही हमारी क्षमता हमें मजबूती प्रदान करती है और करती रहेगी। इसके साथ ही साथियों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हौसला बनाए रखिए, सुबह का इंतजार करिए, सुबह जरूर आएगी, सुबह जरूर आएगी। सभी को साथियों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, सुबह जरूर आएगी, अवश्य आएगी। और सर अब तो डरना क्या, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कम से कम सर आज हमारा 2,500-3 हजार लोगों का परिवार है। और पहले तो हम विद्यार्थी थे, आज हमारे जो परिवार के लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़िया पोजीशन में हैं और काफी एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तो अब तो डरना तो बस ये है कि हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएं। हम में से बहुत से साथी हैं पहुंचाएं, थोड़ा बिल्कुल सा सही है। संकोच करते हैं सर कि हम अपने को मतलब दूसरे को कैसे बताएं। अरे मैं ये कहना चाहूंगा सभी से, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोई हेजिटेशन जरूरत नहीं नहीं है। सब एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और हमारे सीनियर ने हमको हर तरह से देखा है, हमने अपने जूनियर को हर तरह से देखा है, तो कोई शर्माना तो रह ही नहीं गया। और अब तो मतलब इतना भाईचारा हो गया है आपस में कि कभी भी किसी को कैसी भी मदद की जरूरत हो, कम से कम अपना बता सकता है। नहीं मदद कर पाएगा आदमी, लेकिन रास्ता तो दिखाई देगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय तो नजर आ ही जाएगा। तो सर बहुत अच्छा लगा, हम लोग आपस में जुड़े, एक दूसरे को देखे। किसी के पास कोई लर्निंग हो, कोई अनुभव हो और शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अपने को अनम्यूट कर सकता है और अपनी बात कह सकता है। हम सबसे पहले किससे, संदीप से शुरू करें? संदीप सुहाने, कुछ बोलना चाहो तो यू आर वेलकम। सर जहाँ तक कोविड की बात है, मुझे 22 मई को हैदराबाद जाना था मीटिंग में हमारी। तो मेरे बॉस ने बोला कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आओ। मैंने 19 तारीख को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए दिया, कोई भी मुझे सिम्टम कुछ भी नहीं थे। 20 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई मेरी, तो हैदराबाद जाना तो कैंसिल हो गया। मैं घर पे रहा 5-6 दिन। 6 दिन में मुझे कोई भी सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, अच्छा फील हो रहा था सब। 6वें दिन रात को अचानक थोड़ा थोड़ा मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हुआ, 92, 93, 27 की मॉर्निंग तक मेरा 89 आया। तो फादर भी मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि नहीं जाके एडमिट होना है। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, तो उसको भी रहा होगा पॉजिटिव। हम दोनों मेडिकल गए एडमिट होने के लिए। मेडिकल कॉलेज में जहाँ 2 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ा मुझे, और चढ़ के जाने से थोड़ी सांस ऊपर नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल मेरा 92, 93 है। तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया एडमिट करने के लिए कि नहीं, घर पे जाके आप क्वारंटाइन हो। तो मेरे घर के सामने एक जो पड़ोसी हैं, उनसे पहले बात हुई कि चेस्ट सीटी स्कैन वगैरह कराना मुझे। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेडिकल से घर आओगे, फिर वहाँ जाओगे तो एक काम करता हूँ, मैं एम्बुलेंस वहाँ भिजवा देता हूँ मेडिकल, वहाँ से आप डायरेक्ट सेंटर जाके सीटी कराओ। मैं यहाँ से डायरेक्ट एम्बुलेंस से सीटी कराने गया मैं, और सीटी स्कैन कराया मैंने। तो सीटी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन था, मतलब 25 का जो स्कोर देते हैं उसमें मेरा 21 था, मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर था वो। और मुझे कोई भी लक्षण नहीं, ना मुझे हल्की खांसी बस थी, मुझे सांस लेने में भी ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पापा ने कहा कि नहीं जाके एडमिट हो, वाइफ भी पीछे पड़े नहीं एडमिट हो। मैं जाके एडमिट हुआ हूँ 5 दिन में। हालांकि मेरा ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब सही था, रेमडेसिविर वगैरह लगे मुझे, उस समय ज्यादा मारामारी नहीं थी, रेमडेसिविर की इजीली अवेलेबल हो गया सब कुछ। और 5 दिन होने के बाद उन्होंने फिर मेरी ब्लड रिपोर्ट निकाली, तो उसमें एक रिपोर्ट है डी डाइमर की, जो कि ब्लड में क्लॉटिंग वगैरह की संभावना तो नहीं है, वो देखी जाती, तो वो बड़ी मिली उस दिन थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी 1-2 दिन और रुको, उसके इंजेक्शन अलग आते हैं, वो इंजेक्शन उन्होंने दिए। 2 दिन बाद फिर एक दिन, मतलब 3 इंजेक्शन लगने के बाद मैंने फिर बोला उनको कि डी डाइमर कराओ। तो डी डाइमर उन्होंने कराया, तो वो लिमिट के अंदर आ गया था, तो उन्होंने डिस्चार्ज किया। मेरा ये कहना है कि इतना ज्यादा सीटी में इतना ज्यादा वैल्यू आने के बाद, 21 आउट ऑफ 25 आने के बाद ही मेरे अंदर विश्वास था कि नहीं मैं रिकवर हो जाऊंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, मैं क्या डायबिटिक हूँ, हालांकि डायबिटीज बहुत ज्यादा नहीं रहती, कंट्रोल में ही रहती है, फिर भी डायबिटिक हूँ, तो उस वजह से स्टेरॉइड वगैरह भी चले, वहाँ शुगर ऊपर नीचे हुई, उन्होंने इंसुलिन भी दिया साथ में कंट्रोल की। उसके बाद जो दवाइयाँ दी उससे शुगर मेरी आज बिल्कुल कंट्रोल है, और मैंने विश्वास रखा और हौसला रखा, इस वजह से मैं जल्दी रिकवर हो गया। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ठीक है कोरोना वगैरह सब ठीक है, लेकिन अपने अंदर से मजबूत रहो। आप मजबूत रहने से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। सभी से मेरा ये कहना है कि घबराने डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सब साथ में है, सब चीज अच्छा होगा। ठीक बात है, ऊपर वाले साथ में हैं और हम लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास है वो हमारे साथ है। बहुत अच्छा, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू और सर। जो गाइडलाइन है WHO की, जितना
मतलब हमेशा मास्क यूज करें, है ना, सैनिटाइजर यूज करें, 2 गज की दूरी है वो हमें रखनी है। सर हाँ ये सब तो यूज कर रहे थे सर। एक्चुअली क्या है, मेरा फील्ड जॉब है, फार्मा से हूँ मैं, तो फील्ड जॉब है। हाँ वही बात करते मेन है, हैं फील्ड जॉब के आप- कारण ही जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको ही दिक्कत हुई है ज्यादातर, और जिन्होंने अपने को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है वो सुरक्षित रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, तुमने अपनी Thank you. स्टोरी शेयर की, और ईश्वर करे आप अच्छे रहो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो, व्यस्त रहो, और ऐसे ही हम लोग आपस में मिलते रहें। तो सर हमारे पास बस 5 मिनट का और समय है। ईपी पटेल सर यदि आप कुछ शेयर करना चाहें अब, या हम लोग कल भी मिलेंगे, जैसे आज नहीं शेयर कर पा रहे हैं जो, तो कल भी मिलेंगे। सुधीर करे सर, कल भी हम लोग मिलेंगे, कल शेयर करेंगे। तो सर मैं लास्ट में अली सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसे थोड़ा वाइंड अप करें। अली सर। नरेश भाई नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। कुलकर्णी जी को पूरा तो नहीं सुन पाया, मगर जो सार गर्भित था उतना मैं सुन लिया। काफी अच्छा लगा उन्होंने जो वाइजर स्टेप्स लिए, वो बड़ा अच्छा उन्होंने उसको वो किया, कंट्रोल किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो इतने बड़े संस्थान को, 5 संस्थानों को इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया कि सब सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे, ईश्वर सबको सुरक्षित रखे। ऐसे ही अभी मेरे भाई बता रहे थे कि वो असिम्प्टोमेटिक थे, उसके बावजूद उनको निकला। वैसा ही मेरे घर में हो गया था वाकया। मेरे भाई भी असिम्प्टोमेटिक थी मगर उनको पॉजिटिव निकले। वो भी शुगर पेशेंट हैं, उनका भी 20 निकला था सीटी स्कैन स्कोर। सीटी तो कंट्रोल हुआ है, मगर अभी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम ये है। एनीवे वो पर्सनल चीज है। मैं तो सब दोस्तों के बीच में बैठा हूँ, सभी छात्रावासी लोग बैठे हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा लगता है, एक दूसरे की भावनाएं शेयर हो जाती हैं। विशेष तौर से जैन साहब ने समापन बहुत अच्छा किया है आज। उनका बड़ा अच्छा उद्बोधन लगा, बड़ी अच्छी भाषा में बड़ा प्यारा उद्बोधन दिया उन्होंने। तो वही समापन तो वही हो गया था पूरा। और मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत हृदय से मैं बहुत ही बड़ा अच्छा लगता है, सब लोगों से मिल लेता हूँ, कुछ पुरानी यादें आप ताजा कर देते हैं मथुरेश भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।